नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रविश और सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी किसानों को सौगात दे रहे हैं। आतंकवाद के नाम पर खर्च हो। अब तो इथेनॉल जब किसान के खेत में गन्ने के रूप में पैदा होगा तो यह इथेनॉल के रूप में उपयोग होगा और फिर यही डीजल और पेट्रोल के रूप में भी उपयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे अभी जिस पैमाने पर देश के अंदर सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य है। और मेरा मानना है इसका बहुत से बहुत उज्जवल है। 120 वर्ष की शानदार यात्रा को जिस मजबूती के साथ चीनी मिलें लेके चली हैं, वह आपके ही सहयोग से, आपके ही पुरुषार्थ से, आपके ही पसीने से यात्रा सफल हो पाई और उत्तर प्रदेश मजबूती से देश के अंदर फिर से नंबर 1 का चीनी उत्पादक और गन्ना उत्पादक राज्य के रूप में फिर से उभर गया है। जो 17 के पहले पिछड़ गया था, दूसरे तीसरे नंबर पर जा चुका था, आज रिकवरी बढ़ी है चीनी की। चीनी मिल आज रिकवरी बढ़ा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है, तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और इसी में अब मशीनरी का उपयोग करके अब तक खेती जो होती थी इसमें किसान सामान्य परंपरागत रूप से खेती करता था, लेकिन अब मैकेनाइज फार्मिंग कैसे होनी है, उस मैकेनाइज फार्मिंग की तरफ जब किसान जा रहा है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिलेंगे। सफसली लेने की एक व्यवस्था, कई गुना आमदनी बढ़ाने का माध्यम, एफपीओज का गठन इसीलिए किया जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबको आज के दिन पर हम आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि हम सबको उन तकनीक को अपनाना ही चाहिए जो हमारे अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की सामर्थ्य रखती है। गन्ना के साथ सहफसली लेने की व्यवस्था, उधर हम जाएंगे तो खेत की उर्वरता भी बनी रहेगी और साथ साथ हम अपना मुनाफा कई गुना बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे प्रगतिशील किसान इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे किसान ऐसे हैं, बिजनौर का एक किसान मुझे मिला, किसान मुझे बोला, उसने कहा कि हम लोग जो है, मैं अपना गन्ना चीनी मिल में नहीं देता, मैं सिर्फ अपना सिरका बनाता हूं और फिर इसकी पैकिंग करके मार्केटिंग करता हूं और देश और दुनिया के अंदर अपना सिरका भेजता हूं। एक किसान मुझे स्वयं इस बात को कहा और सफसली लेता हूं, इसके साथ साथ मैं कई फसल इसके साथ भी लेता हूं। यानी ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आज हमारे किसान मेहनत करके कई गुना मुनाफा कमा सकते हैं। और तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, किसानों को मंत्र देते हुए यहां पे नजर आ रहे थे, साथ ही साथ कई सौगातें भी उन्होंने किसानों को दी। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उमेश पाल हत्याकांड की। प्रयागराज के कौंधियारा में एनकाउंटर कर दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड में एक और एनकाउंटर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज के कौंधियारा में एनकाउंटर किया गया उस्मान का। उमेश पाल को पहली गोली मारने वाले का एनकाउंटर कर दिया गया। आरोपी उस्मान एनकाउंटर में मारा गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ की एक और बड़ी कामयाबी। उस्मान जिसने पहली गोली चलाई थी, सीसीटीवी में यह साफ हो गया था कि उस्मान ही वो शख्स था जिसने पहली गोली चलाई थी उमेश पाल पर। ये सीसीटीवी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब उमेश पाल अपने गनर के साथ अपनी गाड़ी से निकल रहे थे, उस वक्त वहां पर उस्मान आता है और उन पर पहली गोली फायर करता है। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई थी और उसके बाद से ही यूपी पुलिस एसटीएफ तलाश कर रही थी उस्मान की। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रयागराज के कौंधियारा में एनकाउंटर कर दिया गया उस्मान का। उमेश पाल हत्याकांड में एक और एनकाउंटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार एसटीएफ और यूपी पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है और बड़ी कामयाबी हाथ लगी एसटीएफ के। आरोपी उस्मान को मार गिराया गया है। उमेश पाल हत्याकांड में यह दूसरा एनकाउंटर है। पुलिस और एसटीएफ लगातार लगी हुई है, विवेचना जारी है, धरपकड़ जारी है। और कल की जो घटना है, आप जानते हैं कि इतने दुर्दांत हत्यारे हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक और अपराधी को ढेर किया है। हमारी पुलिस एसटीएफ लगातार सक्रियता के साथ छापे डाल रही है। एक एक अपराधी को सजा मिलेगी, हमारी प्रतिबद्धता है। ये उस्मान पेशेंट था और ये ब्रॉड डेड आया हुआ है हमारे हॉस्पिटल में, और इसको हमने ईसीजी करवा के और जो भी एग्जामिनेशन होते हैं करवा के और अभी इसको डिक्लेयर किया गया है और इसको मर्चरी भेज दिया गया है बॉडी को। तो ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे उस्मान का एनकाउंटर किया गया, ये जगह है। अभिनव पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अभिनव का हम रुख करते हैं। अभिनव, एक बहुत बड़ी कामयाबी इसे कहा जाएगा, एक और आरोपी उसे ढेर कर दिया गया। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, 11 दिन हो गए थे इस पूरी घटना को लेकर, और इसमें जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के पे बार बार जो है सवाल, विपक्ष भी सवाल उठा रहा था कि आखिर 11 दिन तक जो है अब जो अपराधी हैं वो कहाँ फरार हैं। पीड़ित के जो उमेश पाल है उसकी मां का भी बार बार से कहना है कि किसी भी सूरत में पुलिस को उसको पकड़ना चाहिए था। दूसरी कामयाबी आज सुबह जो है एनकाउंटर में कौंडियार इलाका है वहां पर है। हालांकि मैं बता दूं कि जो उस्मान है वो पहले हिंदू था, वो विजय चौधरी उसका नाम था, जिसको कि धर्म परिवर्तन किया था उसने जो है वो अतीक के कहने पर धर्म परिवर्तन किया था और मुस्लिम धर्म अपनाया था। उसी का गैंग का शूटर था, अतीक के अहमद के गैंग का शूटर था ये। और जी अभिनव, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधे आपको मालिया चलते हैं। दवाएं, टीके, मेडिकल डिवाइसेस, ऐसी जीवन रक्षक चीजें भी दुर्भाग्य से हथियार बन गई थी। बीते वर्षों के बजट में भारत ने इन सभी विषयों पर बहुत ध्यान दिया है। हमें निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि भारत की विदेशों पर निर्भरता कम से कम रहे। ऐसे में आप सभी स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आजादी के बाद अनेक दशकों तक भारत में स्वास्थ्य को लेकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक लॉन्ग टर्म विजन की कमी रही। हमने हेल्थ केयर को सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच पर बल दिया है। भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज को ये सुविधा देने के पीछे हमारे मन में यही भाव है। इसके तहत अभी तक देश के करोड़ों मरीजों के लगभग 80,000 करोड़ रुपए जो बीमारी में उपचार के लिए खर्च होने वाले थे, वो खर्च होने से बचे हैं। अभी 7 मार्च को ही कल देश जन औषधि दिवस मनाने जा रहा है। आज देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्र हैं। इन केंद्रों पर बाजार से बहुत सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध हैं। इससे भी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को लगभग सिर्फ दवाई खरीद करने में 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यानी सिर्फ 2 योजनाओं से ही अभी तक भारत के हमारे नागरिकों के 1 लाख करोड़ रुपए उनकी जेब में बचे हुए हैं। साथियों,
गंभीर बीमारियों के लिए देश में अच्छे और आधुनिक हेल्थ इंफ्रा का होना उतना ही जरूरी है। सरकार का एक प्रमुख फोकस इस बात पर भी है कि लोगों को घर के पास ही टेस्टिंग की सुविधा मिले, प्राथमिक उपचार की बेहतर सुविधा हो। इसके लिए देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तैयार हो रहे हैं। इन सेंटर्स में डायबिटीज, कैंसर और हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग की सुविधा है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाया जा रहा है। इससे छोटे शहरों में नए अस्पताल तो बन ही रहे हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। इसमें भी हेल्थ एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए अनेक नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, हेल्थ इंफ्रा के साथ सरकार की प्राथमिकता ह्यूमन रिसोर्स पर भी है। बीते वर्षों में 260 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। इस वजह से मेडिकल की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या 2014 के मुकाबले, यानी हम जब सत्ता में आए उसके पहले के मुकाबले में आज 2 गुनी हो चुकी है। आप भी जानते हैं कि सफल डॉक्टर के लिए सफल टेक्नीशियन बहुत आवश्यक है। इसलिए इस वर्ष के बजट में नर्सिंग क्षेत्र के विस्तार पर बल दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों के पास ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलना, मेडिकल ह्यूमन रिसोर्स के लिए बहुत बड़ा कदम है। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया की डिमांड को पूरा करने में भी काम आ सकता है। साथियों, स्वास्थ्य सुविधा को सुलभ और सस्ता बनाने में टेक्नोलॉजी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमारा फोकस हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी के अधिक से अधिक प्रयोग पर भी है। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से हम देशवासियों को टाइमली हेल्थ केयर की सुविधा देना चाहते हैं। ई संजीवनी जैसे टेली कंसल्टेशन के प्रयासों से घर बैठे ही 10 करोड़ लोग डॉक्टरों से ऑनलाइन कंसल्टेशन का लाभ ले चुके हैं। अब 5G टेक्नोलॉजी की वजह से इस सेक्टर में स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत संभावनाएं बन रही हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से दवाओं की डिलीवरी और टेस्टिंग से जुड़े लॉजिस्टिक में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आते दिख रहा है। ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर के हमारे प्रयासों को बल देगा। ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है। हमारे एंटरप्रेन्योर्स ये सुनिश्चित करें कि हमें कोई भी टेक्नोलॉजी अब इंपोर्ट करने से बचना चाहिए। आत्मनिर्भर बनना ही है। हमें इसके लिए जरूरी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं। फार्मा
और मेडिकल डिवाइस सेक्टर में संभावनाओं को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों में कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। बल्क ड्रग पार्क की बात हो, मेडिकल डिवाइस पार्क की व्यवस्था विकसित करने की बात हो, पीएलआई जैसी योजनाओं पर 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया है। मेडिकल डिवाइस सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में 12 से 14% की रेट से ग्रोथ भी हो रही है। आने वाले 2-3 वर्षों में ये मार्केट 4 लाख करोड़ तक पहुंचने वाला है। हमने भविष्य की मेडिकल टेक्नोलॉजी, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के लिए स्किल्ड मैन पावर पर काम शुरू कर दिया है। आईआईटी और दूसरी संस्थाओं में मेडिकल उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या उसके जैसे दूसरे कोर्सेज भी चलाए जाएंगे। इसमें भी प्राइवेट सेक्टर की अधिक भागीदारी कैसे हो, इंडस्ट्री, एकेडेमिया और सरकार, इन सबके बीच अधिक से अधिक तालमेल कैसे हो, और इस पर हमें मिलकर के काम करना है। साथियों, कभी कभी आपदा भी खुद को प्रूव करने का अवसर लेकर आती है। एक कोविड काल में फार्मा सेक्टर ने दिखाया है, कोविड काल में भारत में फार्मा सेक्टर ने जिस प्रकार पूरी दुनिया का विश्वास हासिल किया है वह अभूतपूर्व है। इसे हमें कैपिटलाइज करना ही होगा। हमारी इस प्रतिष्ठा को, हमारी सिद्धि को, हमारे प्रति इस विश्वास को रत्ती भर भी आंच नहीं आनी चाहिए, ऊपर से ज्यादा विश्वास बढ़ना चाहिए। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से फार्मा में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नया प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आज इस सेक्टर का मार्केट साइज 4 लाख करोड़ का है। अगर इसमें प्राइवेट सेक्टर और एकेडेमिया के साथ हम तालमेल बिठा लेते हैं तो ये सेक्टर 10 लाख करोड़ को भी पार कर सकता है। मेरा सुझाव है कि फार्मा इंडस्ट्री इस क्षेत्र में इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी एरिया की पहचान कर उसमें निवेश करें। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई अन्य कदम भी उठाए हैं। सरकार ने आईसीएमआर की कई लैब्स को युवाओं और रिसर्च इंडस्ट्री के लिए खोलने का भी निर्णय ले लिया है। हमें देखना होगा कि और कौन से इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे ओपन किया जा सकता है। साथियों, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को लेकर सरकार के प्रयासों का बहुत प्रभाव हुआ है। गंदगी से फैलने वाली बीमारियों से बचाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान हो, धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए उज्ज्वला योजना हो, प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए जल जीवन मिशन हो, ऐसे अनेक इनिशिएटिव, इनके बेहतर परिणाम आज देश के सामने आ रहे हैं।
और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर यह बड़ी खबर है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को चोट लग गई। जी हां, हैदराबाद में शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन घायल हो गए। प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को चोट लगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमिताभ बच्चन को लेकर यह बड़ी खबर है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को चोट लग गई। शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को चोट लगी। हैदराबाद में प्रोजेक्ट के की शूटिंग कर रहे थे अमिताभ बच्चन, उस दौरान उनको चोट लगी। एक्शन सीन के दौरान ये चोट लगी। अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में चोट की जानकारी दी है। फिल्म की शूटिंग बीच में ही छोड़कर मुंबई लौट आए हैं अमिताभ बच्चन और घर में आराम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग के जरिए ये जानकारी दी कि उनके रिब एरिया में चोट लग गई है। अमिताभ बच्चन का अपने ब्लॉग में ये कहना है, उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है कि मेरे रिब एरिया में चोट लग गई, जिसके बाद मैंने स्कैन कराया, हैदराबाद में अस्पताल में स्कैन कराया, उसके बाद मैं वापस मुंबई आ गया हूं और कुछ दिनों के बाद जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो दोबारा से शूटिंग शुरू करूंगा, ये कहना है अमिताभ बच्चन का। तो आपको बता दें कि प्रोजेक्ट के फिल्म है, उसमें अमिताभ बच्चन एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे थे, जिस दौरान उनके रिब एरिया में चोट लग गई। और ऐसा पहली बार नहीं है जब शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को चोट लगी हो। इससे पहले साल 1982 में अमिताभ बच्चन को कुल्ली फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लग गई थी। तब पुनीत इस्सर ने एक्शन सीन के दौरान उनको चोट पहुंचाई थी, जिसके बाद अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे और उसके बाद पूरे देश में दुआओं का दौर भी चला था। तो एक्शन शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को ये दूसरी बार कह सकते हैं कि एक बड़ी चोट लगी है, जिसके बाद अमिताभ बच्चन को शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। फिलहाल अमिताभ बच्चन मुंबई में अपने घर में हैं और वहां पर आराम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन का कहना है कि जब वो फिट हो जाएंगे उसके बाद वो दोबारा से शूटिंग करेंगे। तो हैदराबाद में प्रोजेक्ट के फिल्म की शूटिंग कर रहे थे अमिताभ बच्चन, जहां पे एक्शन सीक्वेंस के दौरान उनको चोट लग गई, उनके रिब एरिया में चोट आई है। अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि उनका मसल एरिया भी टेयर हो गया है, रिब एरिया में उनको चोट आई और काफी उनको दर्द महसूस हो रहा था, जिसके बाद वो हैदराबाद के अस्पताल में गए, वहां उनका स्कैन कराया गया और उसके बाद अब वो फ्लाइट से मुंबई लौट चुके हैं, जहां वो अपने घर में रेस्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट की सलाह दी है। अमिताभ बच्चन का कहना है कि कुछ दिनों के बाद जब वो ठीक हो जाएंगे दोबारा वो शूटिंग पर लौटेंगे। तो अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि हैदराबाद में प्रोजेक्ट के जो नई फिल्म आ रही है अमिताभ बच्चन की, उसकी वो शूटिंग कर रहे थे, उस दौरान उनको चोट लग गई। तो एक्शन सीन के दौरान अमिताभ बच्चन को चोट लग गई, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को एक चोट लगी है, रिब एरिया में उनको चोट आई है। अमिताभ बच्चन का कह रहे हैं कि उनकी मसल भी टेयर हो गई है। अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग के जरिए अपनी चोट की जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमिताभ बच्चन को लेकर, ये बड़ी खबर। अमिताभ बच्चन को शूटिंग के दौरान चोट लगी, जिसके बाद फिलहाल वो मुंबई में अपने घर आ गए। हैदराबाद में उनको चोट लगी थी। अमिताभ बच्चन फिलहाल अपने घर आ गए हैं। डॉक्टर ने उनको आराम की सलाह दी। अमिताभ बच्चन आराम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन का कहना है कि जब उनको चोट लगी थी उनको काफी दर्द हो रहा था। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।